जनता बीजेपी के साथ है। बीजेपी के पास कोई साथ कोई जनता नहीं है। बीजेपी के साथ है। कोई नहीं है, चोर है, बेईमान है बीजेपी। आदम से हो गए हम या खुदा, अगर तुम्हारे दरबार में होता तो क्या होता, अगर हुए तो क्या किया हमने, और नहीं होते तो क्या करते। बम पर फेंका करूं, खींच लूं तस्वीर तेरी, रात दिन देखा करूं। नरेंद्र मोदी मेरा मोटा भाई, ये विकास पुरुष नहीं हो सकता, विनाश पुरुष हो सकता। हिंदुस्तान के लिए ये पनौती है। गांधी तो मरे 1947 मरे, पंडित नेहरू 1964 में मरे, कि पूरी दुनिया रोई। आई लोग मरेंगे तो कोई नहीं, काला मटका फोड़ेगी जनता। बर्बादे हिंदुस्तान करने को बस एक ही उल्लू काफी है। अंजामे हिंदुस्तान क्या होगा जहाँ हर साख पे उल्लू बैठे। भारतीय जनता पार्टी के पास ये एक चीज का स्पेशलिस्ट है, नौटंकी करना, माहौल बनाना, समाज को गुमराह करना, समाज को राह से भटकाना, समाज को दिशाहीन कर देना। भारतीय जनता पार्टी का फोकस क्या है? युवाओं को बर्बाद करना। इजराइल, अमेरिका और इंडिया के जितने शासनाध्यक्ष हैं तीनों देश के, ये तीनों हैं। इनके सरकार में अगर दम है, हैसियत है, तो हमारे हैं। हम भी कहीं से आए हुए हैं, माइग्रेट होकर के, हमें खदेड़ के निकाला। इन दोनों देश का जो रंग रूप है वो थोड़ा अलग नजर आ रहा है। जहां देश के बाहर ईरान, इजराइल, अमेरिका आपस में भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं, उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है भारत को। पेट्रोल डीजल की कीमतें जिस तरह से बढ़ती नजर आ रही है, वहीं अगर हम बात करें खाद्य पदार्थ की तो उसकी कीमतें भी बढ़ती हैं। दूसरी तरफ अगर भारत की राजनीतिक और भौगोलिक स्थिति की बात करें तो इस बार जो बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, उसके बाद बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा लगातार उठता नजर आ रहा है। शुभेंदु अधिकारी ने एक बयान दिया जिसके बाद बांग्लादेशी घुसपैठ बांग्लादेश के बॉर्डर पर तैनात हैं और गहमा गहमी का माहौल है। इन तमाम मुद्दों पर आज हम जनता से सीधे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर उनकी क्या कुछ राय है। शुभेंदु अधिकारी का एक बयान आता है, वो कहते हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को अब जेल नहीं भेजेंगे, उन्हें दामाद की तरह रखा नहीं जाएगा, उन्हें सीधा खदेड़ा जाएगा। क्या लगता है इस पर वाकई काम होगा? आपका 3 सवाल है इसमें। आपकी जो गाइडलाइन है, पहला ये कि इजराइल, अमेरिका, ईरान पर आपने अपने हेडलाइन में लिया है। दूसरा कि पश्चिमी बंगाल में जो है, जो वहाँ का वर्तमान सरकार द्वारा प्रायोजित जो ताना बाना है, जो नया सिस्टम है, जो नया भारत की खोज है, उसकी स्थापना के संदर्भ में आपने जो सवाल किया है, ये वास्तव में काबिले गौर है। इतना काबिले गौर है कि मुझे एक बात याद आती है। किसी चीज का जब प्रेम होता है ना, जो कोई इश्क होता है, तो जो भारत का अंतर्राष्ट्रीय गाइडलाइन के दहलीज पर जो इजराइल से प्रेम है, ये अपने आप में चौंकाने वाला है। अब मुझे लगता है कि इजराइल का प्रेम जो है, इश्क का गोला बनाकर बम पर फेंका करूं, खींच लूं तस्वीर तेरी, रात दिन देखा करूं। प्रधानमंत्री जी बड़ा परेशान है। प्रधानमंत्री जी इस कदर परेशान है, हम सवाल ये है कि अगर प्रधानमंत्री के साथ आज देश भी परेशान है, किसान परेशान है, उद्योगपति परेशान है, मजदूर परेशान है, आवाम परेशान है, लेकिन जो वर्तमान भारत की सरकार है, जो इसके मुखिया अपने अंतर्राष्ट्रीय जो गाइडलाइन है उसकी दहलीज को छोड़ने को तैयार नहीं। जिस अमेरिका जिस तरह अंतर्राष्ट्रीय पटल पर, अंतर्राष्ट्रीय अगर मुकाम पर अमेरिका की जो राजनीति है वो अलग थलग पड़ती जा रही। मुझे लगता है कि हमने भारत में जो नया भारत का सपना का जो तस्वीर रखा था, मैंने कहा कि
बम पर फेंका करूं, खींच लूं तस्वीर तेरी, रात दिन देखा करूं। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी भी उस तस्वीर पर, उस दहलीज पर फिदा है। तुम मुझ पे फिदा और मैं तुझ पे फिदा। आज अमेरिका और भारत केवल एक साथ है। कारण ये है कि अमेरिका के आगे जो हमारी भौगोलिक स्थिति है, जो आर्थिक स्थिति है, जो सामाजिक स्थिति है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्थिति है, जो नेशनल स्तर की जो स्थितियां कहीं से तुलना नहीं करती। इसलिए कि कोई देश 47 ट्रिलियन से ओवर चल रहा है, हम 5 ट्रिलियन का सपना देख रहे हैं। तीन बार हमारा प्रधानमंत्री का प्रयास 5 ट्रिलियन का लाल किला के प्राचीर से प्रधानमंत्री कहते हैं कि अब भारत की अतीत जो है आर्थिक व्यवस्था की 5 ट्रिलियन का लक्ष्य है, आज तक पूरा नहीं कर पाए। 13 साल हो गया। 13 साल में वो लक्ष्य पूरा नहीं हुआ। तो निश्चित तौर पर मैं मानता हूं कि जो अंतर्राष्ट्रीय नीति में अभी सीपी एक जॉर्ज हैं, इनके विदेश मंत्री के जो सेक्रेटरी हैं, इन्होंने एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडल से जब वार्ता करते हुए जब भारत के साथ पर अंतर्राष्ट्रीय लोगों ने जब सवाल उठाया तो उन्होंने कहा कि ये देश गांधी का देश है, आप मेरे ऊपर भरोसा करिए। ये गांधी का देश है, मेरे ऊपर भरोसा करिए। ये गांधी का देश है, मेरे ऊपर भरोसा करिए। एक बार नहीं सीपी जॉर्ज के मुंह से निकला कि ये मोदी का भारत है, ये गांधी का भारत है। ये सीपी जॉर्ज कह रहे हैं, जो इनके विदेश सेक्रेटरी है। अब कारण ये है कि वो गांधी, उसने कहा कि साहब आदम से हो गए हम या खुदा, अगर तुम्हारे ही दरबार में होता तो क्या होता, अगर हुए तो क्या किया हमने, और नहीं होते तो क्या करते। आज भारत का जो मानचित्र है, ये गांधी का सपना है, ये गांधी का त्याग है, ये गांधी का बलिदान है। उस व्यक्ति का नाम महात्मा गांधी है, जिसको प्रमाणित इनके सीपी जॉर्ज ने किया, जो इनके विदेश सेक्रेटरी। अब कहने का मतलब कि सरकार तो रोजे गांधी को गाली देती है, उनका पुतला बना देती है, उसमें रंग घोर लेती है, कट्टा से गोली भी चला देती है, लेकिन मोदी जी जाते हैं तो पहले गांधी के चरणों में नतमस्तक होती है। तो ये भारतीय जनता पार्टी है। रह गया बंगाल का सवाल। भारतीय जनता पार्टी के पास ये एक चीज का स्पेशलिस्ट है, नौटंकी करना, माहौल बनाना, समाज को गुमराह करना, समाज को राह से भटकाना, समाज को दिशाहीन कर देना और मुस्लिम करके सरकार बना लेना। यही इसकी उपलब्धि, यही इसकी महारत है और इसके पास कोई उपलब्धि नहीं। मतलब आपका ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ जात पात करती है, उन्हें बाकी सब चीजों से कोई लेना देना कोई नहीं। अगर लेना देना होता तो एक बार नहीं 37 बार परीक्षा हमारे 13 साल के अंदर 200 लाख नौजवानों को आपके सड़ा हुआ सिस्टम ने उनका बलि चढ़ा दिया। ये आप जो बच्चों के साथ जघन्य अपराध किए हैं, इसका तो ऊपर वाला देख ही रहा है। वो परिवार भी बर्बाद हो गया, वो परिवार का वर्तमान बर्बाद हो गया, भविष्य बर्बाद हो गया, बच्चे स्वयं में बर्बाद हो गए। 2 आरजू में कट गए साहब, 2 इंतजार में कुछ नहीं मिला उन गरीब बच्चों को। जय हिंद। क्या कहेंगे, इनकी बात से सहमत है? इनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी बाकी सब चीजों के बारे में नहीं सोचती है, देश हित के बारे में नहीं सोच रही है, वो कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम कर रही है। हिंदू मुस्लिम पहले हुआ करता था, कांग्रेस की सरकार में हुआ करता था। हाँ। पाकिस्तान बांटा, बांग्लादेश बांटा, जम्मू बांटा, सबको बांटने का काम जो है कांग्रेसी करते थे। हमारा भारत आत्मनिर्भर भारत बन रहा है, युवा आत्मनिर्भर हो रहा है, कहीं पे बेरोजगारी नहीं है। बेरोजगारी जो है, बेरोजगारी कैसे नहीं है? बेरोजगारी तो है। अच्छा, जो आत्मनिर्भर है वो बेरोजगार रहेगा? कतई नहीं। जो पढ़ा लिखा नहीं है वही रोड पे आ रहा है, जो पढ़ा लिखा है वो कहीं रोड पे नहीं आ रहा है। आप देखिएगा वो अपना रोजगार कर रहा है, पढ़ लिख के रोजगार। आज भी युवा लगातार नौकरी के लिए परेशान है। कितने लोगों को नौकरी गवर्नमेंट दे देगी? उनको जो है जागरूक कर रही है, आप स्वरोजगार करिए, मैं जो है पैसा दे रहा हूँ,
बिना ब्याज के पैसा दे रहा हूँ, आप रोजगार करिए और जो है आत्मनिर्भर बनिए। आत्मनिर्भर बनना जरूरी है कि नौकरी करना जरूरी है? हमको बताइए। आत्मनिर्भर के लिए जागरूक कर रहे हैं, हमारे सारे नेता जागरूक कर रहे हैं। देखिए, हर किसी की सोच ऐसी नहीं होती कि सब कोई आत्मनिर्भरता पे काम करे। कोई चाहता है कि हम नौकरी भी करें, नौकरी भी किसी को पसंद होती है। ये सोच बना दिया था 70 साल में, लेकिन अब हर युवा जो है ये कहेगा कि मैं आत्मनिर्भर बनूं और अपना रोजगार करूं। किसने सोच बनाई थी ऐसी? ये भारतीय जनता पार्टी सोच बना रही है कि आप अपनी नौकरी न करके स्वरोजगार करिए, आप बिजनेस करिए, और बिजनेस में जो है आमदनी सबसे ज्यादा होती है। और नौकर बन के रहेंगे तो आप खाली अपना जीवन यापन कर सकते हैं, इसके ऊपर कुछ नहीं कर सकते हैं। अच्छा, ये शुभेंदु अधिकारी का एक बयान आता है, उसमें ये कहते हैं कि वो बांग्लादेशी घुसपैठ को अब दामाद बनाकर नहीं रखेंगे, जेल नहीं भेजेंगे, उन्हें सीधे खदेड़ा जाएगा। क्या इस तरह की भाषा का उपयोग करना सही है? क्यों नहीं भाई, अब जो है दामाद बन के नहीं, उनका काउंटर भी होगा, खदेड़ा भी जाएगा, वो कतई नहीं रहेंगे। अब वो जो है देश नहीं है, ये भारत देश जो है नया भारत देश है, ये आत्मनिर्भर भारत देश है। इसको जो है भारत की चिड़िया, जैसे सोने की चिड़िया थी वैसे सोने की चिड़िया रहेगी, विश्वगुरु बनेगा भारत। भारत पूरे विश्व में जो है, विपक्ष बार बार ये कहती है कि जब भी चुनाव नजदीक आता है किसी भी स्टेट का, भारतीय जनता पार्टी हमेशा बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा उठाती है। अब तक भारतीय जनता पार्टी केंद्र में है, तो अब तक बांग्लादेशी घुसपैठ को पूरी तरह से क्यों नहीं खदेड़ा गया? अब आए हैं सब जो है खदेड़े जाएंगे, और रह गई बात तो ये जो है जहाँ अब क्यों? अरे अब सरकार मेरी आ गई है ना वहाँ पे, अब जो है एक भी घुसपैठिया नहीं रहेगा। और अगर जो है हम इतना काम नहीं कर रहे हैं तो जीत कहाँ से रहे हैं? अब ये कहेंगे बेईमानी से जीत रहे हैं। अभी पंजाब में चुनाव है, यूपी में चुनाव है, कई प्रदेशों 5 प्रदेशों में चुनाव है, मैं फिर जीतूंगा, 5 राज्यों में सरकार बनाऊंगा, तब ये लोग फिर कहेंगे बेईमानी कर रहे हैं। ये जीत क्यों नहीं रहे हैं? अगर काम अच्छा कर रहे थे तो जीत क्यों नहीं रहे हैं? लगातार बताए हमसे क्यों नहीं जीत रहे हैं? ये लगातार पब्लिक को गुमराह करते थे, अब गुमराह नहीं कर पा रहे हैं और न गुमराह कर पाएंगे। क्या कहेंगे? एक कहावत आपने सुनी होगी, बर्बादे हिंदुस्तान करने को बस एक ही उल्लू काफी है, अंजामे हिंदुस्तान क्या होगा जहां हर साख पे उल्लू बैठा। भाई साहब कितने लोगों को नौकरी दे देंगे? 5-5 लाख रुपया बैंक लोन इतना तेजी से दे रहा है कि एक दिन में फाइल पास हो जा रही है। रोजगार करने के लिए खरीदेगा कौन? जिसके जेब में माल होगा तब ना। और सबसे बड़ी बात यह है, ये कहावत सुनी है, ये हमारे देशवासियों ने एक बार जंगल में एक मेमने के बच्चे को शेर ने खा लिया। तो हुआ कि पंचायत हुई कि भैया न्याय नहीं मिल रहा है, तो अब यहाँ चुनाव होगा, राजा किसी दूसरे को बनाया जाएगा। बस क्या हुआ कि एक बंदर चुनाव जीत गया, लोकतंत्र था, जीत गया। फिर मेमने के बच्चे को शेर ने खा लिया। ये गए भाई, पंचायत हुई और कहा कि आप फैसला दे दीजिए कि ये अपराधी हैं, इन्होंने हमारे बच्चे को खाया, इनको दंड दिया जाए। अब किसकी मजाल है जो छेड़े दिलेर को, मुसीबत में काट लेते हैं कुत्ते भी शेर को। तो वो क्या किए, बंदर के पास बंदर का अच्छा, वही डाली से उठ डाली, उठ डाली से इस डाली, इस डाली से उठ डाली, लगा गुलाटी मारने। कहा कि अरे महाराज, कहा कि मेरा जो काम है मैं कर रहा हूँ, आप अपना काम देखें, मैं कर रहा हूँ, मैं गुलाटियाँ मार सकता हूँ। तो देश के माननीय प्रधानमंत्री विदेश जाते हैं तो मेलोडी टॉफी है ना, मेलोनी को खिलाते हैं। पता चला कि 2 या 3 दिन के बाद इंस्टाग्राम से वो बेचारी ब्लॉक कर देती है, अनफॉलो। हाँ, तो दरअसल क्या है कि इजराइल, अमेरिका और इंडिया के जितने शासनाध्यक्ष हैं तीनों देश के, ये तीनों हैं छिनरा बनाम, और विश्व में छिनरा बनाम और शरीफों के बीच द्वंद्व चल रहा है। देखिए, इनके जाने के बाद हिंदुस्तान को वैसा ही हिंदुस्तान मिलेगा विपक्ष को जैसा 1947 में अंग्रेज पंडित जवाहरलाल के लिए छोड़ के गए थे, यानी कंगाल हिंदुस्तान मिलेगा। क्योंकि ये 75 साल के होने जा रहे हैं, देश संभल नहीं रहा। नाम नरेंद्र, काम सरेंडर, मणिपुर इनसे नहीं संभल रहा है। ये काकरोच आ गया है। भाई, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने हमारे देश के युवाओं को काकरोच शब्द से
कॉकरोच मैंने तेलचट्टा। उसके बाद एक किरण रिजिजू जो खुद चाइना का एजेंट रहा है, वो हमारे देश के नौजवानों को पाकिस्तान का एजेंट बता रहा। एक डीडी न्यूज चैनल पर श्रीवास्तव है कोई पत्रकार, वो एक बेचारा ट्वीट लिखा एसएससी पेपर वाला, तो उसको कह रहा कि ये पाकिस्तान से कब से आ गया कि यहाँ एग्जाम देने वाले, यहीं पैदा हुआ व्यक्ति। तो मैं दावे के साथ साथ कह सकता हूँ कि नरेंद्र मोदी के पूर्वज अफगानिस्तान से आए थे और मोहन भागवत के पूर्वज आए थे जर्मनी वगैरह से आए थे। वो यहूदियों से कन्वर्टेड हैं, ये मोरघाची मुसलमानों से कन्वर्टेड है। अच्छा, इनका कहना था कि बांग्लादेशी घुसपैठ का जो मुद्दा उठा है, बीते दिनों शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि बांग्लादेशी घुसपैठ को अब खदेड़ के बाहर निकाला जाएगा, इस पर क्या कहेंगे? इनके सरकार में अगर दम है, हैसियत है, तो हम आ रहे हैं। हम भी कहीं से आए हुए हैं माइग्रेट होकर के, हमें खदेड़ के निकालें, हम आ रहे हैं। इनके में दम है। भारत सरकार को मैं चैलेंज करता हूं, पूरी बीजेपी को चैलेंज करता हूं, हमारे को निकाल के दिखावे। ये प्रमाण दे, प्रमाण दीजिए, मैं निकलवाऊंगा। आप विदेशी का प्रमाण दीजिए, मैं विदेशी हूं। हमारे अरे तो आप प्रमाण दीजिए, आप सिंधु घाटी की सभ्यता से प्रमाण तो दीजिए। कहने से नहीं होगा, कहने से नहीं होगा, प्रमाण दीजिए। इतिहास पढ़िए ना। अरे भाई प्रमाण दीजिए। नहीं प्रमाण दीजिए, कोई प्रमाण है नहीं, और बिना मतलब चिल्लाएंगे। ये कांग्रेसी है, कांग्रेसियों का काम 90% मुस्लिम हिंदुओं से कन्वर्टेड है। इन्हीं के संघ प्रमुख मोहन भागवत का बयान है, मेरा नहीं। बिल्कुल मुस्लिम जो है हिंदू है, हिंदू बनेंगे, मुस्लिम हिंदू हैं, हिंदू बनेंगे। सुब्रमण्य स्वामी, उनको बनना पड़ेगा। सुब्रमण्य स्वामी का बयान है कि नरेंद्र मोदी ISI CIA के एजेंट है। मेरा बयान नहीं, उन्हीं का। उमा भारती इन्हीं की पार्टी के मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा कि मेरा भाई, मोटा भाई, गुजरात में मोटा भाई बड़े भाई को कहते हैं, तो कहा कि नरेंद्र मोदी मेरा मोटा भाई, ये विकास पुरुष नहीं हो सकता, विनाश पुरुष हो सकता। हिंदुस्तान के लिए ये पनौती है। क्या कहेंगे? अब ये कुछ भी कह सकते हैं, अगर पनौती है तो बराबर जीत क्यों रहे हैं, ये बताएं हमको। और चौथी बार भी और चोरी और बेईमानी से SIR करा करके ईवीएम लाया कौन था? जयप्रकाश चतुर्वेदी की बेटी यही पैदा हुई है और वोटर नहीं है। क्यों थूक दें? अच्छा, या ज्ञानेश कुमार को जूता निकाल के मारे? कहाँ थे और क्यों नहीं बनवाए, क्यों कटा? आप अरे क्या बात कर रहे हो? अब ये जब बिलाएंगे तो चुनाव आयोग पे ऐसा कभी नहीं हुआ है, हमेशा हुआ है, लेकिन आप लोग उसको दबाते थे। यहाँ ओपन करके किया गया है, क्या बात करते हो? यही RSS वाले, BJP वाले 90% कहीं RSS वाले जेल नहीं जाएंगे। भारत हित में काम करते हैं और 47 तक भारत विश्व गुरु बनेगा और हमारी सरकार 47 तक बनेंगे। ये लोग सत्ता में आने वाले तो है नहीं, ये हमारे चतुर्वेदी बड़े भाई हैं, ये सत्ता में आने वाले नहीं है जो है। और बीजेपी को किसी को वोट की जरूरत भी नहीं है, समझ गए ना? इन लोगों के वोट की जरूरत हम लोगों को नहीं है, बीजेपी को। नहीं, किसी को एकदम नहीं जरूरत है। वो चुनाव आयोग वोट दीजिए, हम लोग सरकार बना लेंगे। EVM में जबरदस्ती इनको वोट की जरूरत। कहाँ है बेरोजगार नौजवानी को सुनने जाए, कहाँ है काकरोच को सुनने जाए, कहाँ है काम करें? पुल गिरता है तो गिरने दो, इनको नहीं। चोरी से जब मिली जा रहा है तो करना क्या है? आप अपने सांसद राहुल गांधी से इस्तीफा दिलवाइए ना। आप ईवीएम मशीन की बात कर रहे हैं जो कर रहे हैं। आप करने से पूछोगा, कर रहे हैं। जनता बीजेपी के साथ है, बीजेपी के पास कोई नहीं है। बीजेपी के साथ कोई नहीं है। इतना मुद्दा उठ रहा है, नीट पेपर लीक मामले पर क्या कहेंगे? कहीं कुछ नहीं, पेपर पर लीक हो रहा है, जो हो रहा है सब सही हो रहा है। जो वो इनकी बेटी जो एजेंसी द्वारा जो लीक आउट हो जा रही है, सोशल मीडिया पर चल रहा, ये प्रधान की बेटी गई है विदेश, उसका खर्चा वही जो पेपर गायब किए हैं वही लोग खर्चा वहन किए हैं। वही इनके दल के रहे होंगे जो है। हाँ, धर्मेंद्र प्रधान। अरे भाई 12 साल से तो आप सत्ता में हो, भारतीय उसके 12 साल से सत्ता में आप हो। कांग्रेस वाला आप बताओ क्या किए? विदेश जाओगे तो गांधी और
नेहरू के पीछे छुपेंगे। जॉर्ज सोरोस अभी है ना इनका विदेश सेक्रेटरी, क्या कहा, हम गांधी के देश है, कह देते हम मोदी के देश के, हम सावरकर के देश के, हम नाथूराम गोडसे के देश के। गांधी के पीछे छुपने की क्या आवश्यकता आन पड़ी थी? देश तो हम सबका है भाई। गांधी तो मरे 1947 मरे, पंडित नेहरू 1964 में मरे, 27 मई 1964 में, कि पूरी दुनिया रोई। आई लोग मरेंगे तो कोई नहीं, काला मटका फोड़ेगी जनता। समझ रहे हैं? इन लोगों का मानसिक संतुलन खो चुका है, समझ गो, ये कांग्रेस वालों को और सपा वालों का, ये लोग मानसिक संतुलन खो चुका है। ये देश की जनता को ही गलत बता रहे हैं। जो देश की जनता वोट कर रही है उसको ये बता रहे हैं ईवीएम के माध्यम से, जहाँ से ये लोग जीत जाते हैं वहाँ से ये लोग नहीं कहते हैं। और जहाँ से अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको वोट देने का अधिकार है, वोट दे रहा। और रही बात अभी आप कह रहे थे जो नीट जैसी परीक्षाओं में जो पेपर लीक, ये देश की बड़ी कुव्यवस्था है। चाहे प्रदेश की अगर ये ऐसी घटनाएं हो रही हैं, ये छात्रों के साथ, नौजवानों के साथ वाकई में बहुत बड़ी त्रासदी है, जो कि हमारे बच्चे पढ़ करके और वो तैयारी कर करके। मुझे एक बात बताइए कि जो नीट का पेपर होता है, इसके लिए प्रिपरेशन के लिए बच्चे लंबे समय से इंतजार करते हैं, फिर पेपर देने का दिन आता है तो पेपर लीक हो जाता है, फिर उन्हें इंतजार करना पड़ता है, कितना उनका टाइम वेस्ट होता है। और फिर भी सरकार कुछ नहीं कर रही, तो फिर तो ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। बहुत बड़ा सवाल है सरकारों के ऊपर, चाहे जो सरकार हो। और ये छात्रों, नौजवानों के साथ बहुत बड़ा धोखा है। और ये जो व्यक्ति इसमें संलिप्त हैं, जो भी अधिकारी, जो भी वो हों, इनको अब इस तरह कहने से, इनके ऊपर केस चलाने से काम नहीं चलेगा। जब तक 2, 4, 10 अधिकारियों की सारी संपत्ति जब्त नहीं होगी और उनको फांसी के उस पे नहीं चढ़ाया जाएगा, सख्त कानून नहीं होगा, तो ये इस तरह के पेपर लीक होते रहेंगे। ये कौन करेगा? ये सरकारें करेंगी, सरकारों की कमी है। मैं ये इस चीज को कह रहा, मैं हूँ जरूर भारतीय जनता पार्टी का वो, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी के धर्मेंद्र प्रधान से और मुख्यमंत्री से और प्रधानमंत्री से मांग करना चाहता हूँ कि ऐसी जो पुनरावृत्ति अब ना होने पावे। जो छात्रों के साथ, नौजवानों के साथ पेपर लीक वाली जो कई पेपर लीक हो चुके हैं, इसमें छात्र भी डिप्रेशन में चले जाते हैं, बेचारे तैयारी करते हैं, घर का पैसा भी खराब होता है और वो किसी न किसी तरह से उनका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। इसलिए सरकारों को इसके लिए कठोर नियम बना करके कठोर कदम उठाने चाहिए, तभी ये देश होगा, नहीं तो बड़ी भारी स्थिति खराब हो जाएगी। ठीक है, क्या कहेंगे आप नीट का जिस तरह से पेपर लीक होता है? दूसरी तरफ अगर हम बात करें, भारत में जिस तरह से अभी देख रहे हैं पेट्रोल डीजल का दाम हर 15 दिन में बढ़ रहा है, इसमें सबसे ज्यादा भारत की तरफ से टैक्स लगाया जाता है, जिस वजह से लोगों को ज्यादा पैसा देना पड़ता है। क्या कहेंगे इस पे? देखिए, भारत की अर्थव्यवस्था जो है 2014 में जब मोदी जी आए थे तो कहते थे अच्छे दिन आने वाले, अच्छे दिन आने, लेकिन 2026 तक वो कहते हैं कि बुरे दिन आने वाले। वही बोल रहे हैं ना कि सोना मत खरीदिए, पेट्रोल मत खरीदिए, विदेश मत जाइए, सैर सपाटे पे मत जाइए, घरों में रहिए। इसका मतलब बुरे दिन। जो व्यक्ति 2014 में यह कहता कि अच्छे दिन आने वाले हैं, 2026 तक आते आते कहता बुरे दिन, ऐसे प्रधानमंत्री को चिल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए, तुरंत पद से इस्तीफा देना चाहिए। कि वो 12-13 सालों से यही पब्लिक को संबोधित करते रहे कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, लेकिन अब ये हालत हो गई है कि पब्लिक को संबोधित करना पड़ रहा है कि आप विदेश मत जाइए, सोना मत खरीदिए, और तो और जितने भी अब तक परीक्षाएं हो रही सबका पेपर लीक हो जा रहा है। इसका मतलब कि देश के भविष्य के साथ वो खिलवाड़ कर रहे हैं, क्योंकि देश का भविष्य, जो युवा है, नौजवान है, वो देश का भविष्य है ना, तो उनके भविष्य के साथ, युवाओं के भविष्य के साथ वो खिलवाड़ कर रहे हैं। और इससे बड़ा प्रमाण क्या मिलेगा कि उनका तो ये कहना है कि हम युवाओं के बारे में सोचते हैं, यूथ के बारे में सोचते हैं, इसलिए कई तरह के प्रोग्राम्स अब भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार की तरफ से आ रहा है, डिजिटल, AI, ये सारी चीजें आ रही है ताकि लोग आत्मनिर्भर बने। आत्मनिर्भर भारत कहने की बात कहते हैं, वो क्या कहेंगे? आत्मनिर्भर वो बनने नहीं देंगे, ये सिर्फ वो जो कहते हैं वो करते नहीं है। क्या वजह है? क्या वजह है? उनकी विदेशों से इतना प्रेशर है
अमेरिका से, नाटो कंट्रियों से कि वो यहाँ के युवाओं के लिए कुछ कर नहीं सकते या उनकी बुद्धि भ्रष्ट है कि वो कुछ करना चाहते नहीं है। तभी ने इस देश में हुक्का बार इन्होंने खुलवा दिया, सुट्टा बार खुलवा दिया, सट्टा बार खुलवा दिया, इस्पात सेंटर खुलवा दिया। ये सब किसके लिए खुलवा रहे हैं? युवाओं के लिए। जगह जगह हर किलोमीटर पे पहले विद्यालय होता था, विद्यालय बंद होते जा रहे हैं, हर किलोमीटर पे शराब के ठेके खुलते जाने। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं भी थी, जब कांग्रेस की सरकार थी, तब भी तो ये दारू के ठेके थे। नहीं, तब थे लेकिन कम थे ना। अब तो हर किलोमीटर पे, ये देखिए लालबाग चौराहे से यहाँ देख लीजिए और इस जीपीओ चौराहे तक 3 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर के भी 1 किलोमीटर के बीच में 3 ठेके खुले हुए। यहाँ ये जनपद में चले जाइए, हुक्का बार खुला हुआ है। जगह जगह नशे के अड्डे खोले जा रहे हैं, जिससे युवा जो है, जो पढ़ लिख करके निकले, जब वो बेरोजगार घूमेंगे तो नशे की आगोश में जाएंगे। उनका नशे का कारोबार जो फलेगा फूलेगा। युवाओं को नशेड़ी बनाना चाहते हैं, और जब नशेड़ी रहेंगे तो न शिक्षा के बारे में सवाल करेंगे, न स्वास्थ्य के बारे में सवाल करेंगे, न रोजगार के बारे में सवाल करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की नीति। सवाल किस पर करते हैं? सरकार से पूछेंगे ना। अगर वो स्वस्थ रहेंगे, पढ़े लिखे रहेंगे। हिसाब से भारतीय जनता पार्टी का फोकस क्या है? युवाओं को बर्बाद करना। हिंदू अधिकारी जी का एक बयान आया है, उसमें वो ये कहते हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को अब खदेड़ के बाहर निकाला जाएगा, उनको दामाद बन के घर पे नहीं बिठाया जाएगा, उन्हें जेल नहीं भेजा जाएगा, सीधे खदेड़ा जाएगा। क्या लगता है कितना इम्प्लीमेंट होगा ये बात? बांग्लादेश का बॉर्डर 4000 किलोमीटर है मैम, और 3240 किलोमीटर बना हुआ, 660 रह गया। उसको भी बनवा दोगे तो बांग्लादेशी अपनी खाला और खालू से मिलने कैसे आएंगे? अब आप पूछोगे खाला और खालू कौन है? बांग्लादेश के खालू है नरेंद्र मोदी और खाला है शेख हसीना। 1.5-2 साल से मोदी के संरक्षण में वही तो है। अगर बॉर्डर बंद कर दोगे तो बांग्लादेशी अपनी खाला को मिलने कैसे आएंगे? अपने खालू नरेंद्र मोदी को कैसे मिलने आएंगे? भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा उठाती है, तो आपका ये कहना है कि वो संरक्षण दे रही है बांग्लादेशी? संरक्षण दिन आप केंद्र में थे, ममता की सरकार थी, घुसपैठिए घुसे आ रहे हैं। गृह मंत्री आपका अमित शाह देश का, और प्रधानमंत्री मोदी, और बदनाम करोगे ममता जी को, है ना? तो ये नहीं चल पाएगा ना। अब आपको जितन देखिए, आपकी राजनीतिक बुनियाद ही हिंदू मुस्लिम नफरत, जिन्ना पाकिस्तान, बांग्लादेश, घुसपैठिए, तुम्हारी बेटी ले जाएंगे, तुम्हारा मंगलसूत्र, इसके इर्द गिर्द तुम्हारी सत्ता रहती है। इसके अलावा तो तुम्हारे पास कुछ है नहीं। तो कम से कम अब तो बांग्लादेशियों को आने दो। अब तो शेख हसीना यहाँ पे है, खालू और खाला दोनों यहीं पे हैं, तो बांग्लादेश बॉर्डर बंद कर दोगे तो बेचारे बांग्लादेशी आएंगे कैसे? कुछ तो खाली रहने दो जगह। तो जिस तरह से आपने देखा कि पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, जहां सत्ता पक्ष कहती है कि वो देश हित के लिए जो भी कदम उठा रही है वो देश हित के लिए उठा रही है, तो वहीं अगर हम विपक्ष की बात करें तो वो लगातार ये कह रही है कि वो देश को बर्बाद करने के पीछे पड़े हुए। बहरहाल जिस तरह की संकटें चल रही हैं भारत में, आने वाले दिनों में पता चलेगा कि इसका क्या कुछ निष्कर्ष निकल कर सामने आता है। बात रही बांग्लादेशी घुसपैठियों की, तो बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर मौजूदा जो बंगाल में सरकार चल रही है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार चल रही है, वो क्या कुछ कदम उठाती है तो देखने वाली बात होगी। तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल।